नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अदानी की पूरी सीरीज मैं चलाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि अदानी का प्रोज और कॉन्स इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा उस सारी की चर्चा हम लोग करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि अदानी का जो शेयर प्राइस जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जो उसके शेयर प्राइसेस में जो फॉल हुए उसका असर बैंकों पे क्या होने वाला है, इंडियन इकोनॉमी पे क्या होने वाला है। क्योंकि आज के डेट में आपको मैं खुद भी समझ नहीं पाया कि अदानी ग्रुप कहां तक पहुंच चुकी है पिछले 9 सालों में। जो कंपनी 2014 में जिनका जो अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अदानी, उनका नेटवर्थ जो है वो $8 बिलियन हुआ करता था, जो आज बढ़कर $125 बिलियन, ये मैं बात कर रहा हूँ 24 जनवरी 2023 के डेट की। उसके बाद जो हुआ वो आप सबको पता है। इस सारी घटना के बाद हमारी आम जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या फर्क पड़ने वाला है, बैंकों पे क्या असर पड़ना है, इस सारी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्नैपशॉट देखते हैं कि घटनाक्रम को एक एक करके समझते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले आप लोग को पता है कि अदानी ग्रुप एफपीओ के थ्रू फंड रेज करने के लिए जाती है 20,000 करोड़ के लिए। उसके बाद हिंडनबर्ग अमेरिकी शॉर्ट सेलर रिसर्च कंपनी है, वो एक रिपोर्ट लाती है हिंडनबर्ग, और ये बहुत सारे एलिगेशंस लगता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू होते हैं, फंड डायवर्जन का इशू उठता है। ये सारे इशू रेज करके कंपनी सीधा तौर पे कहा जाए कि जो गवर्नेंस का इशू रेज करके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू रेज करके कंपनी पे भयंकर एलिगेशंस लगाए गए। इसके कारण जो अदानी की जो शेयर प्राइस है ड्रास्टिकली फॉल हुए। लास्ट 7 डेज में लगभग ऑलमोस्ट 50 to 60% उसके सारे शेयर्स गिर चुके हैं। इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसकी बहुत चर्चा हो चुकी है। लेकिन ये शेयर फॉल कैसे एक कॉन्टेजियन इवेंट हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट के लिए, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उस चर्चा से पहले हम लोग समझते हैं कि अदानी ग्रुप का साम्राज्य कितना बड़ा है और किन किन क्षेत्रों में है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी कंपनी अदानी ग्रुप आज के डेट में है। आप इसको जब विस्तृत तौर पे देखेंगे तो समझ में आएगा कि अदानी की जड़ कहां तक पहुंच गई है। तो मैं आपको बता दूं, आज के डेट में अदानी ग्रुप 7 एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करती है। कितने? 7। कौन कौन से एयरपोर्ट्स है? सबसे पहले मुंबई, जो जीवीके पावर के द्वारा, जो जीवीके ग्रुप के द्वारा चलाया जाता था, उसे एक्वायर करके हुआ है। और 6 जो एयरपोर्ट्स है वो उसको गवर्नमेंट ग्लोबल टेंडर के थ्रू अदानी ग्रुप को मिला है। उस एयरपोर्ट्स का नाम है हमारा लखनऊ हमारा है, बेंगलुरु है, जयपुर है, गुजरात है, तिरुवनंतपुरम है और अहमदाबाद। ये 6 एयरपोर्ट्स अभी मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट का काम इनको 50 इयर्स के लिए मिला है। तो एयरपोर्ट क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कंपनी भी अदानी हो गई। दूसरा है, सबको पता है कि पोर्ट बिजनेस अदानी का सबसे बड़ा बिजनेस था। तो भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक पोर्ट कंपनी जो है वो हमारी अदानी ग्रुप ही है। 13 डोमेस्टिक पोर्ट को ये ऑपरेट करती है। तीसरा, मुंबई को बिजली अदानी ही देता है। पहले अनिल अंबानी की कंपनी के पास था, जिससे भी इन्होंने खरीदकर अदानी ग्रुप आज मुंबई में जितने लोगों को बिजली मिल रही है उसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस भी अदानी के पास है। अदानी की पकड़ सिर्फ यहीं तक नहीं है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस, आप लोगों के घरों में जो एलपीजी कनेक्शंस के थ्रू जो गैस का सप्लाई होता है, जो डोमेस्टिक गैस सप्लाई भी है, वो भी अदानी का एक बिजनेस है। 8,000 किलोमीटर में अदानी का गैस पाइपलाइन बिछा हुआ है। और मेजर जो गैस, भारत का जो मेजर गैस सप्लायर है, जो मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ या सीएनजी स्टेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें एक अदानी बहुत बड़ा नाम है। ये लगातार जर्नी, अदानी की जर्नी लगातार बहुत तेजी से बढ़ी है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि एफसीआई, हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। आपको पता है कि एफसीआई का काम क्या है। ये प्रोक्योरमेंट का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है और भारत के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सामरिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। उसका साइलो बनाने का भी काम, उसके गोदाम बनाने का भी काम जो है, अदानी के पास 4 साइलो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। बिहार और यूपी में 4 साइलो बनाने का काम भी अदानी को ही दिया गया है। उसके बाद जो भारत का सबसे बड़ा निजी ट्रेन ऑपरेटर, एयरपोर्ट तो आपने देख लिया, गोदाम आपने देख लिया, अब आइए ट्रेन की बारी। तो जो ट्रेनों में भी निजीकरण किया गया, उसका भी सबसे बड़ा फायदा जो है अदानी को मिला। आज के डेट में 66 ट्रेन को, जो मालगाड़ी है, जो मालवाहक ट्रेन है, उनका वो परिचालन करती है। 42 जो है उसमें कंटेनर ट्रेन है, 16 बल्क ट्रेन है, 7 एग्री ट्रेन है,
तो कुल मिला के 66 और 2 जो है ये ऑटो लॉजिस्टिक का काम करती है। कुल मिला के 66 निजी ट्रेनें का भी संचालन जो है वो अदानी ग्रुप ही कर रही है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि अदानी लगातार बढ़ता गया। हर एक जो सामरिक दृष्टि से किसी भी देश के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे अदानी की पहुंच है। आपने ट्रेन तो देख लिया, फ्लाइट तो देख लिया, अब बारी है नेशनल हाईवे की। तो नेशनल हाईवे में भी इनका छत्तीसगढ़ में प्लान चल रहा है, NHAI के साथ चल रहा है। BOT और TOT के तहत भी इन्हें बहुत सारे जो NHAI के प्रोजेक्ट्स में मिले हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिख रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हुए। फिर पावर, भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी, सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन निजी क्षेत्र में वो अदानी ग्रुप ही है। फिर आप आइए रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में आइएगा, उसमें भी भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो अदानी ही है। ये सारी चीजें लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोग को पहले से पता है कि अदानी का जो बिजनेस है, जो सबसे पहले ट्रेडिंग का बिजनेस हुआ करता था, ये कोल ट्रेडिंग का करते थे। इनके पास ऑस्ट्रेलिया में माइंस है, म्यांमार में माइंस है, इंडोनेशिया में माइंस है। इनके पास 300 किलोमीटर का रेलवे लाइन, निजी रेलवे लाइन है। इन्होंने बहुत अच्छा ढंग से यूज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को, पोर्ट्स को कनेक्ट किया रेलवे नेटवर्क के थ्रू। तो लॉजिस्टिक के क्षेत्र में इनका योगदान भारत के लिए अनइमेजिबल है। आप सोच नहीं सकते हैं कि इनकी पकड़ कहां तक पहुंच गई है। भारत के हर कोने तक कहीं न कहीं अदानी इंगेज है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो ये माना जाए कि अगर अदानी को कुछ भी होता है तो भारत का इकोनॉमी पे तो असर आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके बिजनेस के बारे में आपको बताया, तो आज के डेट में 10 कंपनियां जो अदानी की हैं वो लिस्टेड हैं। और मैं तेजी से नाम बता दूं, पहले अदानी इंटरप्राइजेज है, अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी टोटल गैस है, अदानी पोर्ट्स है, अदानी बिल्मर है, अदानी पावर है, अदानी ग्रीन एनर्जी, SCC सीमेंट्स, अंबुजा एंड NDTV। ये 3 कंपनियां 2022 में अदानी ग्रुप के द्वारा एक्वायर किए गए हैं। बाकी 7 कंपनियां पहले से ही अदानी ग्रुप की है। इन 10 कंपनियों के अलावा 600 SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल्स भी अदानी ग्रुप के काम कर रहे हैं। तो अदानी का साम्राज्य बहुत छोटा नहीं है। अब हम लोग रेटिंग कंपनियों का व्यू समझते हैं, क्योंकि रेटिंग कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे ग्लोबल मार्केट में। उनके आउटलुक से ही कंपनियों के लैंडिंग और बोरोइंग कॉस्ट तय किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग S&P का देख ले, जो US बेस्ड है। S&P का भी आउटलुक निगेटिव है। मूडीज का आया, उसने वार्निंग दिया है कि अंडर सर्वेलेंस इसको रखा जाएगा। फिच ने दिया है, फिच एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि अभी इस पे कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं नजर आएगा, कुछ दिनों के बाद इसको देखने के बाद ही कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पूरे ग्लोबल मार्केट में अदानी ग्रुप्स के जो बॉन्ड्स हैं उनका आउटलुक निगेटिव कर दिया गया। बहुत सी कंपनियों ने उसके बॉन्ड्स के ऊपर वैल्यू को 0 कर दिया है, और इस पे एक विस्तृत चर्चा हम करेंगे उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। लेकिन ओवरऑल अदानी के अच्छा दिन लगभग खत्म होते नजर आ रहे हैं। इन सब के पर चलते हमारे पे क्या असर आने वाला, अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं आपको अपना एक पुराना रील्स आपको दिखा रहा हूं, जिसमें मैंने बताया था कि भारतीय बैंकों का कितना पैसा अदानी ग्रुप पे है। अदानी ग्रुप के कर्जों की चर्चा पूरे भारत में हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर जो कर्ज थे इनके पूरे ग्रुप पे, वो लगभग 1.57 लाख करोड़ थे, जो बढ़कर 2,22,000 करोड़ को टच कर गया। नेक्स्ट ईयर आपको इजीली 3 लाख करोड़ को क्रॉस करते हुए नजर आएगा, क्योंकि आप जो हॉलकिंग ग्रुप का शेयर SCC और अंबुजा में जो बाई कर रहे हैं, वो लगभग डील जो है $10.5 बिलियन का है। रुपीज टर्म्स में बात करें मोर देन 81,000 करोड़ का डील है। अगर ये 80,000 करोड़ भी उसमें जोड़ दिया जाए, अगर ये टोटली अगर डेट के थ्रू पूरा करते हैं, तो 3 लाख करोड़ का कर्ज आपको अकेले अदानी ग्रुप पे नजर आएगा। रेवेन्यू सिर्फ 1.5 लाख करोड़ और रेवेन्यू से दुगना 3 लाख करोड़ का इनका कर्ज है। इनके जो बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ 26,000 करोड़ का कैश बचा हुआ है। मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि RBI, SEBI या भारत सरकार कर क्या रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और एक न एक दिन ऐसा ना हो कि इकोनॉमी का कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण आपको बैंकिंग इंडस्ट्री को ही कहीं डुबा ना दे। ये सबको पता है कि जो 2021 का डाटा था हमारे पास, नहीं 2022 का डाटा था, उस समय लगभग 2,20,000 करोड़ अदानी ग्रुप पे कर्ज थे, जिसमें CLSA की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकों का 80,000 करोड़ है। मतलब 1,40,000 करोड़ विदेशी बैंकों का है, 80,000 करोड़ ही सिर्फ भारतीय बैंकों का है। इस पूरे भारतीय बैंकों में PSU का जो मार्केट शेयर है, मतलब PSU की दरियादिली बहुत ज्यादा रही,
उसमें अकेले एसबीआई की दरियादिली को आप देखिएगा तो 27,000 करोड़ का अकेले एसबीआई का एक्सपोजर है। भारतीय बैंकों में सबसे ज्यादा एक्सपोजर जो हमारा एसबीआई का है। फिर हमारा आता है पीएनबी भी उसके पीछे थोड़ा सा ही 7,000 करोड़ है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है जो 5,380 करोड़ मतलब 5380 करोड़ भी बैंक ऑफ बड़ौदा का अदानी ग्रुप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्ट किया क्या है उसे कहा जाए कि ये उतना पैसा ऋण दी हुई है। ये एक छोटा सा फिगर है, पूरी फिगर्स क्योंकि अब सब लोग क्या हो गए ना एक्टिव मोड में आ गए, आरबीआई एक्टिव में आ गया, सेबी आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट सब एक्टिव मोड में आ गए, सब रिपोर्ट सीख कर रहा है। लेकिन जवाब अब जब सुनिएगा किसी भी कंपनी का एमडी और सीएमडी का जवाब सुनिए बैंकों का, दे ऑल आर सेइंग क्या कर रहे हैं, हमारा अदानी ग्रुप में एक्सपोजर विद इन द परमिसिबल लिमिट है। वो ये नहीं कर रहे कि कितना पैसा है, वो ये कर रहे हैं कि जो मानक रखे गए हैं रेगुलेटर्स के द्वारा उसकी सीमा के अंदर हैं। आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि कितना है? ये कहने का मतलब ये है कि आपको डर लग रहा है कि पब्लिक आउटरीच ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक ओपिनियन बना ले कि डिपोजिटर्स के पैसा के साथ बैंक खेल रही है। फिर भी 80,000 करोड़ भारतीय बैंकों का है, ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो इससे एक राहत की सांस ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं फंसा हुआ टोटल इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन एसबीआई के कॉन्टेक्स्ट में हाँ ये जरूर है कि 27,000 करोड़ एक छोटी अमाउंट नहीं है। जिस तेजी से अदानी ग्रुप बढ़ रहा था तो सबको ये लग रहा था कि बहुत जैसे बिरला का दबदबा रहा, टाटा का दबदबा रहा, रिलायंस का दबदबा रहा इंडियन इकोनॉमी पे, अदानी का दौर आया है। ये दौर के कारण ही अदानी लगातार अपना कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो प्लान है बढ़ाती गई। 2024 का जो उनका प्लान था वो 80,000 करोड़ का था। अगले 5 साल का उन्होंने प्लान सेल किया मतलब लोगों से शेयर किया था कि $49 बिलियन, अगर एवरेज टर्म्स में 80 रुपीज को माना जाए तो लगभग 4 लाख करोड़ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले थे। अब इनका क्या होगा उसको देखने की जरूरत है। क्या इसका असर जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उस पर पड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोग अब चर्चा करेंगे विस्तृत तौर पे कि अब इसका असर क्या होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी घटनाएं हुई रिटेनमेंट रिपोर्ट्स के बाद जो शेयर प्राइसेस फॉल आउट हुए उसके बाद अदानी ग्रुप्स पे क्या असर आएंगे। तो सबसे पहला असर जो आएगा, आपको क्या लगता है क्या असर आएगा? सबसे पहला असर यह आएगा कि जो इसकी रेपुटेशन थी, ग्लोबल रेपुटेशन, उस पर डेंट लग गया है। तो जैसे ही रेपुटेशन डेंट लगता है तो रेटिंग कंपनियां इनकी आउटलुक निगेटिव करती है। तो क्या होता है कि कंपनी के साख पे ही उनको कर्ज मिलती है। तो अदानी ग्रुप को अब कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदानी ग्रुप में जो मेजोरिटी पोर्शन जो है कर्ज जो है वो विदेशी बैंकों से लिए गए थे। तो अगर विदेशी साख खराब होती है तो विदेशी जो इन्वेस्टर्स है वो अदानी ग्रुप में पैसा निवेश करना बंद कर देंगे, या बंद नहीं भी करते हैं तो वो उनकी जो शर्तें हैं, उनकी जो ब्याज की दर है वो तो जरूर बढ़ जाएगा। तो एक चीज तो तय है कि अदानी ग्रुप का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो पैसे की कीमत है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, बहुत सी कंपनियां क्या करती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए अपने शेयर को प्लेस करके पैसा रेज करती है। जिस समय कंपनी का शेयर्स अप ट्रेंड में रहता है, पॉजिटिव ट्रेंड में रहता है, तो कंपनियां आसानी से फंडिंग कर लेती है बैंकों के द्वारा शेयर्स को प्लेस करके। तो यहाँ पे क्या है कि आपको लास्ट ईयर पता ही है कि एसीसी और अंबुजा को उन्होंने बाय किया था और $4.5 बिलियन उन्होंने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की थी विदेशी बैंकों से। और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने शेयरों को ही, जो उनके शेयर्स थे उनको ही एज ए कोलेटरल प्लेस किया था। तो जब शेयर प्राइस फॉल होंगे तो क्या होंगे, जो भी बैंकर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन मांगना शुरू करेंगे। और एक्स्ट्रा मार्जिन करने के बाद क्या होगा, कंपनी के पास क्या होंगे कि जो कैश सरप्लस है उससे उनका भुगतान करना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा कोलेटरल उन्हें देना पड़ेगा। इसके चलते क्या है कि जो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो पूरा तरह से ढह जाएगा। कैसे, हर चीजें एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड है। तो जैसे ही क्या होगा कि जो बॉरोअर, जितने लोगों ने पैसा दिया वो ज्यादा अपने पैसे मांगना शुरू करेंगे, तो कंपनियों का जो ध्यान है, अदानी कंपनियों का ध्यान क्या है, वो क्या होगा, बिजनेस से ज्यादा हो जाएगा, उनका रिपेमेंट पे चला जाएगा।
तो इसके चलते क्या होगा कि जो कंपनी का जो एम्बिशंस है वो जमीन पे आ जाएगा, और जमीन पे आने से बहुत फर्क हम लोग को पड़ने वाला है। कैसे पड़ने वाला है इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब मान लो कि अदानी को रेलवे लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, अब अदानी के पास पैसा, फंडिंग बंद हो जाएगा, सोर्स नहीं है अर्निंग पर, तो क्या होगा, वो प्रोजेक्ट लटक जाएगा। मान लो कि आपके एरिया में पावर जनरेशन का काम चल रहा है, और पावर जनरेशन में क्या हो गया, अदानी के पास फंड नहीं है उसको पावर प्लांट को रन करने के लिए या उसको एक्सपैंड करने के लिए, तो क्या होंगे, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुआ था वो खत्म। अब आइए एयरपोर्ट्स की बारी। एयरपोर्ट्स भी किसी भी देश की सामरिक जो कैपेसिटी है उसकी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कि जिन जिन एयरपोर्ट्स को अदानी को दिए गए, अगर वहां पे फंड्स का इशू आता है तो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होंगे, सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज होंगे। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो छोड़िए, डिफेंस के लिए भी बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो हम लोग एक साधारण आदमी जरूर चाहेंगे कि अदानी ग्रुप का कोलैप्स ना हो। देखिए, जिसने गलती करना था तो कर दिया, अब ये इतना आगे बढ़ा क्यों, इस पे किसका योगदान है उसकी चर्चा हम नहीं करने बैठे हैं, है ना, क्यों हुआ ये। लेकिन अब ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब अगर ये क्रैश करता है तो छोड़िए, बैंक्स सबसे ज्यादा अगर दिक्कत होगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे, हम आ पाएंगे। क्योंकि सारी जगह देख लो ना, कहां फ्लाइट्स को ले लो, रेल को ले लो, आप नेशनल हाईवे को ले लो, आप पावर प्लांट्स को ले लो, इवन इनका डाटा सेंटर है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट डाटा सेंटर इनका एनसीआर में है, इनका मुंबई में है, इनका वो है, तो हर जगह आईटी में है, हर जगह इनका प्रभाव है। उस प्रभाव का असर हमारी निजी जिंदगी पे आएगा। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि अदानी ग्रुप का इस तरह से कोलैप्स हो। अगर ऐसा कोलैप्स आता है तो भारत के लिए कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। एक तो ये तय है कि अदानी की घटना के बाद भारत के जो क्रेडिबिलिटी थी, जो विदेश में एक ये था कि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स भारत के बहुत मजबूत हैं, एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम काम करिए, उस पे दाग तो लग ही गया है। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा तो जरूर हुआ है कि हमने आंख मूंद ली, एक ही कंपनी को इतना बढ़ा दिया कि अगर वो गिरती है तो पूरे देश को बर्बाद कर देगी। मैं डंके की चोट पे कर रहा हूं, अदानी की पहुंच इस लेवल तक पहुंच गई है कि अगर अदानी ग्रुप क्रैश करता है, फाइनेंशियल क्रैश की बात नहीं कर रहा, शेयर क्रैश की बात नहीं कर रहा, रियली में अगर फंड्स का इशू आता है अदानी के साथ, तो हमारी निजी जिंदगी पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। बैंक्स तो चलो ठीक है, 40,000 को 80,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए नहीं है, लेकिन जितने प्रोजेक्ट में पैसा लगा हुआ, उस प्रोजेक्ट पे हमारा डे टू डे लाइफ उस पे आश्रित है, उस पे तो असर बहुत आएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि सामरिक दृष्टि से अदानी का जो उद्भाव है, जो साम्राज्य है, वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा पिलर है। ये किसके कारण हुआ इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। पर एक बात जो हम मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू, जो आप लोगों के साथ चाहते हैं कि इस पे आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, कोई भी हो, कोई भी बिजनेस हाउस हो, देखो धंधे का कोर उद्देश्य होता है पैसा बनाना, उनको ग्रोथ चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, छोटा मोटा ग्रोथ से उनको काम नहीं चलने वाला। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, कोई भी हो, आप किसी भी एक ग्रुप को, किसी भी एक कॉर्पोरेट हाउस को इतना मत बढ़ावा दे दो कि पूरे दुनिया, पूरे भारत के लिए एक प्रॉब्लम आ जाए। ऐसा प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो चुका है। आपको अच्छी से पता है कि 1600 में आई ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 में कैसे भारत को गुलाम बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि गौतम अंबानी भारत से बाहर के लोग हैं, लेकिन कोई भी कंपनी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए जिनके फॉल आउट से, जिनके पतन से हमारी निजी जिंदगी पे या हमारे देश के अर्थव्यवस्था पे इस हद तक असर पड़े कि सोचने की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा, मेरी गुजारिश है, जो भी सरकार में है, जिस रूप में है, या हमारे पब्लिक्स हैं जो रिटेल इन्वेस्टर है, सबसे मेरी गुजारिश है, आप किसी एक कंपनी को बढ़ावा नहीं दीजिए कि उनके उद्भाव से, उनके ग्रोथ से एक न एक दिन मुझे डर लगने लगे। थैंक्स दोस्तों। आशा है दोस्तों आपने जो मेरी कोशिश थी, जो मेरे अटेम्प्ट था कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं, वो आप तक पहुंच गई होगी। मेरी मंशा बिल्कुल भी नहीं है आपको डराने की, लेकिन हाँ, अवेयर करने की जरूरत है, एक कॉन्शियस करने की जरूरत है
आप एक अवेयर इन्वेस्टर जरूर बने। धन्यवाद। For more such content, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.